दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल गुरुजी में। थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है? तो द एक्सट्रीम स्लोनेस या इनफाइनाइट स्लोनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी बिल्कुल ही एक स्लो प्रोसेस, ठीक है, ऑलमोस्ट रुकी हुई। क्वासी स्टैटिक का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट रुकी हुई प्रोसेस। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। ये देखिए, जैसे हमारे पास ये क्या है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। अब सिलेंडर और ये सिलेंडर है हमारा, ये पिस्टन है। पिस्टन के ऊपर क्या है दोस्तों, वेट रखा हुआ है। और जो वेट है वो बिल्कुल ही एक स्मॉल पीसीस की फॉर्म में है, दैट इज इनफाइनाइट स्मॉल पीसीस। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं एकदम से पूरा का पूरा वेट पिस्टन के ऊपर से उठा लेता हूँ तो क्या होगी, जो मेरी इनिशियल स्टेज है, जो इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारा पिस्टन क्या है रुका हुआ है, उसके अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगी स्टेट। और एकदम से क्या करेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। और जो ये हमारे पास ये स्पोर्ट्स लगी हुई हैं, इन पर जाकर क्या होगा, आपका पिस्टन रुक जाएगा। जिससे क्या होगी, एक सेकंड इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी। बट उस स्टेट को चेंज होने में क्या होगा, सिस्टम के अंदर बहुत सारी स्टेट्स चेंज हो जाएंगी। यानी कि जो स्टेट्स चेंज हो रही हैं वो स्टेट क्या रहेंगी, बीच वाली इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगी। ठीक है, यानी कि सिस्टम के अंदर क्या होगी, डिस्टरबेंस हो जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पिस्टन के ऊपर बिल्कुल ही स्मॉल वेट रखा हुआ है, इस वेट को वन बाय वन रिमूव करते हैं। जैसे सबसे पहले एक बिल्कुल स्मॉल पीस वेट का हमने रिमूव किया, तो क्या हुआ कि जो हमारी फर्स्ट स्टेट थी इक्विलिब्रियम स्टेट, उससे क्या हुआ, हमारी सेकेंड इक्विलिब्रियम स्टेट हमें मिली। जिसमें क्या हुआ, बिल्कुल स्लाइट प्रेशर का ड्रॉप हुआ और स्लाइट सा वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ये दोनों प्रोसेस क्या रहेंगी, एक्सट्रीमली, ये दोनों प्रोसेस क्या रहेंगी, इक्विलिब्रियम में रहेंगी। और जो इनके बीच का जो गैप होगा वो बहुत ही कम होगा, ना के बराबर, ताकि पता ही ना चले कि बीच में कुछ डिस्टरबेंस हुई है। ठीक है, ऐसे ही फिर से अगर हम कुछ वेट रिमूव करेंगे तो क्या होगी, सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में आ जाएगी। जो थर्ड स्टेज है हमारी वो भी क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। और दोस्तों वेट इतना कम है कि जैसे हम वेट रिमूव कर रहे हैं तो पिस्टन की मूवमेंट आप चलते हुए देख ही नहीं पाओगे। बिल्कुल स्लोली क्या होगा, आपका पिस्टन मूव करेगा। वैसे इस टाइप की प्रोसेस प्रैक्टिकली हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे आप अगर बात करते हैं, हमारा जो इंजन का पिस्टन सिलेंडर होता है, कंप्रेसर का होता है, उसके रिवोल्यूशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे क्या होती है, प्रोसेस होती है। तो ये समझाने के लिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक थ्योरेटिकल प्रोसेस इसको हम कह सकते हैं। तो जैसे जैसे हमने क्या किया, धीरे धीरे वेट को रिमूव किया, तो उससे क्या होगा कि एक सीरीज बन जाएगी इक्विलिब्रियम स्टेट्स की। और अब अगर हम इन सभी सीरीज को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमारी क्या आएगी, एक क्वासी स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो फ्रेंड इसको हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब अगर मैं फिर से क्या करता हूँ, जो हमने वेट रिमूव किया है वन बाय वन, उसको मैं फिर से वन बाय वन ऐसे ही क्या करता हूँ, पिस्टन के ऊपर रखना शुरू करता हूँ। तो क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, पिस्टन की मूवमेंट नीचे की तरफ रहेगी। और जो मेरा वर्किंग फ्लूइड है वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो फिर से क्या होगा कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और जो प्रोसेस है वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो दोस्तों, अगर पिस्टन और सिलेंडर के बीच में ऐसा एज्यूम किया जाए कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करे और उसके अंदर बिल्कुल भी फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन लेस क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस हो जाए तो क्या होगी, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस बन जाएगी। ठीक है, जो पाथ एक्सपेंशन में फॉलो हुआ है वही सेम पाथ आपका क्या होगा, कंप्रेशन में भी फॉलो होगा, अगर पिस्टन और सिलेंडर के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये होती है हमारी एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं कि इनफाइनाइट स्लोनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एंड इफ फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड देन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आपको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में आज समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट्स के बारे में। जो इक्विलिब्रियम स्टेट हमारी है, ठीक है, जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो क्या होते हैं दोस्तों, तीन टाइप के होते हैं। दैट इज अवर थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अगर हम बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की, तो जैसा कि हम नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या रहेंगे, थ्रू आउट द सिस्टम
कांस्टेंट रहेंगे। अगर हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है और उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या है फ्रेंड, थ्रू आउट द सिस्टम क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज आवर थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो दैट इज आवर थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, फोर्स क्या है, अगर कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज आवर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दैट इज आवर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और अगर फ्रेंड जो सिस्टम के अंदर हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस है, अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में थ्रू आउट द वर्क कोई चेंज नहीं आया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज आवर केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर थ्रू आउट द सिस्टम जो प्रॉपर्टी है सिस्टम की वो होमोजीनियस बनी रहती है, एक जैसी बनी रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज आवर केमिकल इक्विलिब्रियम। ये एक छोटा सा टॉपिक है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन के बारे में। जस्ट डेफिनेशंस हैं। पाथ फंक्शन क्या होता है, जिसके अंदर जो हमारा जो सब्सटेंस है या जो हमारी प्रॉपर्टी है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी, तो दैट इज आवर पाथ फंक्शन। और जिसके अंदर जो हमारा जो प्रॉपर्टी है सिस्टम की वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, उसको हम बोलेंगे दैट इज आवर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, पॉइंट फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, जैसे सपोज हम एक पीवी डायग्राम क्या चीज़ को समझते हैं, ये हमारे पास एक पीवी डायग्राम है। ठीक है, अगर हम किसी एक स्टेट की बात करते हैं, दैट इज सपोज दिस इज स्टेट 1। ठीक है, अब इस स्टेट में क्या है, कुछ प्रेशर है और कुछ टेम्परेचर है। सपोज इट इज वॉल्यूम। सपोज दिस इज P1 प्रेशर एंड V1 वॉल्यूम। तो P1 प्रेशर और V1 वॉल्यूम, तो इसके लिए क्या है, एक सिंगल पॉइंट से इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी कोई भी बात ये फॉलो नहीं कर रहा है। अगर सिस्टम के अंदर हमें किसी चीज़ का प्रेशर और टेम्परेचर बताना है तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट की हेल्प से प्रेशर और टेम्परेचर को बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम किसी कोई और पॉइंट लें सिस्टम के अंदर, तो सपोज दिस इज P2 एंड V2, तो ये क्या हो गया, हमारा जो प्रेशर और वॉल्यूम है हमारे पास या टेम्परेचर है वो क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, अब सपोज दोस्तों कोई वर्क हुआ है, कोई हीट ट्रांसफर हुई है या कुछ वर्क हुआ है, तो वर्क क्या करेगा, कोई ना कोई पाथ फॉलो करेगा। सपोज एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, अगर एक्सपेंशन हुआ है तो क्या होगा, जब एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होएगा। तो अगर प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो किस पाथ के अलोंग हमारा जो प्रेशर है और वॉल्यूम है वो क्या है, कम हो रहा है, इसके ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, पाथ के ऊपर। तो जो हमारा वर्क है या हीट है वो क्या है, एक पाथ फंक्शन है जो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी। क्योंकि दोस्तों जब हम पीवी डायग्राम से वर्क निकालते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर एक्सपेंशन हुआ है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, और अगर कंप्रेशन होता है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। ठीक है, इन केस ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम हम वर्क क्या लेते हैं, नेगेटिव। जब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। और जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, जो वर्क कैलकुलेट करते हैं कितना वर्क हुआ है, तो दैट इज एरिया अंडर द कर्व। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वर्क क्या है, एक पाथ फंक्शन है, तो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का पाथ वर्क फॉलो कर रहा है। अगर वर्क ये पाथ फॉलो करता है तो एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, फर्स्ट पाथ के कंपैरिजन में सेकंड पाथ में एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि जो वर्क है इन केस ऑफ सेकंड कर्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो सिस्टम ने ज़्यादा काम किया है, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो सिस्टम ने क्या वर्क ज़्यादा लिया है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी क्या है, कम है सेम काम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज ये एक बेसिक सा लेक्चर ही था हमारा थर्मोडायनेमिक्स का, जो पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था थर्मोडायनेमिक्स का, उसी का कंटिन्यूस लेक्चर ये था। तो होप सो आपको लेक्चर पसंद आया।